अब हमारा टॉपिक है रासायनिक सूत्र लिखना, राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। राइटिंग केमिकल फॉर्मूला मतलब किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। हम कहते हैं कि वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या है, H2O है, तो H2O ही क्यों है, H3O क्यों नहीं है, या इस तरह से किसी का भी केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं उसकी बात हम करेंगे। ठीक है, अब देखिए, इससे डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए वैलेंसी के बारे में, संयोजकता के बारे में। अगर हमें संयोजकता का पता होगा, संयोजकता क्या है, तभी हम समझ पाएंगे कि केमिकल फॉर्मूला को राइट कैसे करते हैं। देखिए, संयोजकता क्या है, संयोजकता है किसी तत्व की संयोजन क्षमता। कोई भी तत्व है, मानो आप हाइड्रोजन लो या ऑक्सीजन लो, कार्बन लो, नाइट्रोजन लो, किसी भी तत्व की संयोजन क्षमता, वो संयोजन कितनों से कर सकता है, वो होती है उसकी संयोजकता। फॉर एग्जाम्पल आप ह्यूमन को लेते हैं, हमारी बात करें तो हमारे कितने हाथ हैं, हमारे 2 हाथ हैं, तो हम कितने लोगों से संयोजन कर सकते हैं, हम 2 लोगों से संयोजन कर सकते हैं। इसी तरह जो हमारे तत्व होते हैं उनकी भी संयोजन क्षमता होती है, जिसे हम कहते हैं संयोजकता, मतलब वैलेंसी। कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज द वैलेंसी। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब किसी भी फॉर्मूला को राइट करने से पहले हमें उसकी संयोजन क्षमता पता होनी चाहिए कि उसकी संयोजन क्षमता है क्या है। अब इसे समझने से, वैलेंसी को समझने से पहले हमें एक नज़र एटॉमिक स्ट्रक्चर पर डालनी पड़ेगी, एटम बना कैसे हुआ है। ठीक है, उसे जब हम समझ लेंगे तो उसके बाद हम वैलेंसी को क्लियर कर पाएंगे कि हमें क्या पता चलेगा किसी एटम की वैलेंसी कितनी है। जैसे हम कहते हैं हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो हमें कैसे पता चलेगा। वैसे तो हमें लर्न करनी होगी, फिर भी हमें समझना तो होगा, हमें पता कैसे चलता है कि वैलेंसी कैसे होती है। तो देखो, इससे पहले हमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो एटम की होती है उसमें क्या होता है, एटम के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ये हमें पता है, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब बताइए, प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है, प्रोटॉन पे क्या होता है, प्रोटॉन पे होता है धन आवेश। कौन सा आवेश होता है, धन आवेश होता है। और जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता। और उसके बाद बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। जो हमारा एटम होता है वो इन 3, अब तक तो अपन ने कह दिया था कि जो एटम होता है वो सबसे छोटा पार्टिकल है जिसे और ज़्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता। ये बात किसने कही थी, डाल्टन ने कही थी। पर एक्चुअल में जो एटम है, जो परमाणु है, वो भी आगे 3 कणों से मिलकर बना हुआ है। वो 3 कण कौन कौन से हैं, वो है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। जो प्रोटॉन होता है वो धन आवेशित कण होता है, जो न्यूट्रॉन होता है उसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋण आवेश होता है। ठीक है, अब ये जो तीनों कण है वो परमाणु के अंदर किस तरह अरेंज होते हैं वो बात भी हम करेंगे। तो देखिए, ये इस तरह होते हैं कि जो भी परमाणु होता है उसके अंदर एक नाभिक होता है, उसके अंदर क्या होता है, नाभिक होता है, और इसी नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब बताइए, प्रोटॉन के ऊपर कौन सा आवेश होता है, धन आवेश, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई आवेश नहीं होता, तो नाभिक के ऊपर कौन सा आवेश हुआ, इसके ऊपर भी कौन सा आया, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आया, इसके ऊपर नाभिक कौन सा चार्ज हुआ, धन आवेश हुआ। अब बात करें इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नाभिक के चारों ओर कुछ कक्षाएं बनी होती है, नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती है। इन कक्षाओं के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो घूमते रहते हैं। ठीक है, माना ये देखो, ये पहली कक्षा हुई, ये दूसरी हुई, ये तीसरी हुई। इन कक्षाओं के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं। अब हमें क्या पता चलेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा के अंदर चक्कर लगाते रहते हैं। तो इसका एक रूल होता है 2n²। अगर हम बात करें पहली कक्षा की तो n का नंबर क्या है, 1। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा। तो पहली कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इस कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं।
2 से कम भी हो सकते हैं, पर ज़्यादा से ज़्यादा कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर अगर हम दूसरी कक्षा की बात करें, n = 2 की बात करें तो क्या होगा? 2 × 2 की स्क्वायर 8। दूसरी कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं, 8 से कम भी हो सकते हैं, पर जो स्टेबल होगा उसके अंदर 8 प्रेजेंट होंगे। और जब हम बात करें तीसरी कक्षा की, अब बताओ तीसरी कक्षा में कितने हो सकते हैं? तीसरी कक्षा के अंदर मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं, 18 से कम भी हो सकते हैं। इस तरह हम निकाल सकते हैं कि किसी भी कक्षा में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं। ये थी एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात। अब देखिए, अब हम इस एटॉमिक स्ट्रक्चर से वैलेंसी निकालने की कोशिश करते हैं। अब कुछ एलिमेंट, कुछ एटम्स की वैलेंसी मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। फर्स्ट एग्जांपल लीजिए आप हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मैंने क्या बताया था? एटम होता है, ये हाइड्रोजन का एटम है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 1 है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है। मैंने आपको बताया था कोई भी एटम होता है उसके अंदर क्या होता है? नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है। ये है न्यूक्लियस जहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। इसके अराउंड क्या होता है? क्लासेज होती है, कक्षाएं होती है, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं। अब ये हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो आप बताइए इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 1 एटॉमिक नंबर है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हुए? 1 ही हुआ। तो अब 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो पहली कक्षा में क्या हो रहा है? चक्कर लगा रहा है। हमें पता है पहली कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पर हमारे पास तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन रख दिया। ठीक है, अब बताइए इसकी वैलेंसी क्या होती है? अब हमें पता है एक मैजिकल नंबर होता है। पहले ये देखिए, 2 कक्षाओं का बता रही हूँ मैं आपको, 2, 8। पहला जो हमारी कक्षा होती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। और दूसरी कक्षा में कितने आ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा? 8। तो कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है जिसमें हम इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं, वो हमेशा फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन बनाने की कोशिश करता है, उसी में वो स्टेबल होता है। अब देखिए इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये चाहता है कि या तो मैं बिल्कुल ही खाली हो जाऊं, नील हो जाऊं, या फिर मेरे पास मेरे 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं, मेरी फुली फील्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाए। तो ये क्या करेगा? यही होती है इसकी वैलेंसी। उस फुली फील्ड तक जाने के लिए वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है या कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है, मतलब वो कितने इलेक्ट्रॉन दे देता है या कितने इलेक्ट्रॉन वो ले लेता है, वही होती है उसकी वैलेंसी। ठीक है, अब देखिए, अब इसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन करने के लिए, फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए इसे कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए? इसे सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो इसकी संयोजकता क्या है? 1। तो इसकी संयोजकता क्या है? 1। और फिर बात करें हम हीलियम की। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2 होता है इसका एटॉमिक नंबर। तो ये देखिए, हीलियम क्या? नाभिक, न्यूक्लियस, फिर उसके अराउंड ये इसकी फर्स्ट क्लास। हमें पता है हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 2 है इसके पास, तो यहाँ पे मैंने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब बताइए, क्या ये फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है? इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसमें 2 आ सकते थे मैक्सिमम और इसके पास 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इसकी वैलेंसी क्या हुई? इसकी वैलेंसी क्या हुई? 0। मतलब ये क्या है? ये वही साधु संत है जिसकी बात हमने पीछे की थी, जो अकेला ही अपनी फैमिली बना लेता है। क्यों बना लेता है? क्योंकि ये स्टेबल है, इसका ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है। बात समझ में आई? अब बात करो लिथियम की। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? इसका एटॉमिक नंबर होता है 3। अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है? इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो देखिए, ये तो आ गया अपना न्यूक्लियस, नाभिक। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3 है, तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो मैंने पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए। ठीक है, अब कितने इलेक्ट्रॉन बच गए लिथियम के पास? 2 आ चुके हैं, 1 बच गया, तो वो कहाँ जाएगा? वो अगली कक्षा में जाएगा, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब ये बताइए
कोई भी एक बात और सुनिए, कोई भी जो एटम है वो वैलेंसी शो करता है तो वो 3 इलेक्ट्रॉन तक लूज कर सकता है या 3 इलेक्ट्रॉन तक गेन कर सकता है। हम जो ये रूल कर रहे हैं कि वो गेन करेगा, ये लूज करेगा, वो 3 इलेक्ट्रॉन्स तक है। ठीक है, अब देखिए इसमें लिथियम के अंदर जो ये है सेकंड क्लास है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? ओनली 1। और सेकंड में कितने आ सकते हैं? मैक्सिमम 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन करे और या फिर ये क्या करे, 1 इलेक्ट्रॉन है उसको लूज कर देगा तो फुली फिल्ड बच जाएगी हमारे पास, ये वाला खाली हो जाएगा और ये फुली फिल्ड है। 7 इलेक्ट्रॉन तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि ये जो रूल है ये 3 इलेक्ट्रॉन तक वैलिड रहेगा। तो ये क्या करेगा लिथियम, जो इसके पास ये 1 इलेक्ट्रॉन है इसे ये लूज कर देगा, इसे ये बाहर निकाल देगा। इसे जब ये बाहर निकाल देगा तो इसकी फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी जो स्टेबल है। अब बताइए इसे कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने पड़ेंगे? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना पड़ेगा। तो इसकी वैलेंसी क्या आई? +1। जितने इलेक्ट्रॉन को ये लूज या गेन करता है वही तो है इसकी वैलेंसी। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन को, तो इसकी वैलेंसी क्या है? +1 है। अब देखिए बेरिलियम का एग्जांपल लेते हैं। इसका क्या है? एटॉमिक नंबर 4 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 4 हुए इसके पास भी। अब देखिए फर्स्ट क्लास में कितने आ सकते हैं? मैक्सिमम 2। फिर कितने बच गए? 2 और बच गए, तो ये कहाँ आएंगे? नेक्स्ट क्लास में। अब देखिए, अब इसे फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए इसमें तो मैक्सिमम 8 आ सकते हैं। तो फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इनको बाहर निकालना पड़ेगा, इनको लूज करना पड़ेगा, तभी ये कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? फुली फिल्ड बनेगी। तो मतलब इसकी वैलेंसी क्या आ गई? +2। अब देखिए बोरोन का एग्जाम्पल लेते हैं। बोरोन का एटॉमिक नंबर क्या है? आप बताइए। 5 है। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या आ गए? 5 आ गए। 5 आ गए तो पहली क्लास में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2 ही आएंगे। मैक्सिमम फील्ड हो गया ये। अब देखिए कितने बच गए? 3 बच गए। ये कहाँ जाएंगे? ये जाएंगे नेक्स्ट क्लास में। चले गए ये। अब बताइए अब क्या होगा? ये नेक्स्ट क्लास में चले गए। अब इसे फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जाना है तो इसे कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे? 3 लूज करने पड़ेंगे। तो इसकी वैलेंसी क्या रहेगी? +3। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए कार्बन को। कार्बन में कितना है इसका एटॉमिक नंबर? 6 है। 6 एटॉमिक नंबर है तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए इसके पास? इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए 6। तो देखिए फर्स्ट क्लास में कितने आएंगे? 2। 4 कहाँ जाएंगे? नेक्स्ट में जाएंगे। अब देखिए अब इसे फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो सेकंड में मैक्सिमम कितने होते हैं? 8 होते हैं। इसके पास कितने हैं? 4 है। या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले? गेन कर ले, ले ले कहीं से, या फिर ये क्या करे? 4 इलेक्ट्रॉन को, 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, बाहर निकाल दे। अब देखिए मैंने आपको बताया था ये बाहर निकालने का और ये गेन करने की जो गेम है हमारी वो 3 इलेक्ट्रॉन तक ही वैलिड है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है। तो ये ऐसा नहीं कर सकता, ये ना तो लूज कर सकता है, ये ना गेन कर सकता है। तो इस केस में क्या होता है? इस केस में कार्बन क्या करता है? ये अपने जो 4 इलेक्ट्रॉन है इनको किसी के साथ शेयर कर लेता है, किसी के साथ बांट लेता है। किसी के पास अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसे कहेगा तू मेरे 4 ले ले और तेरे 4 मेरे को दे दे, मतलब मेरे भी कंप्लीट और तेरे भी कंप्लीट। शेयरिंग कर लेते हैं वो आपस में। ठीक है, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से शेयर कर ले, कोई इसके साथ ही आके लग जाए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो मतलब करेगा तो ये शेयरिंग कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, पर इसकी वैलेंसी क्या रह रही है? 4 ही रह रही है। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा? ये 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। अब देखिए नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 7। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7 है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पहली क्लास में तो वही 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब 7 में 2 आ गए, 5 नेक्स्ट क्लास में भेज देते हैं। अब देखिए इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है और सेकंड क्लास में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं। और यहाँ पे 5 ऑलरेडी प्रेजेंट है तो इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए।
इसे 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने होंगे, लूज नहीं करने, इन्होंने तो किए थे लूज, अब इसे 3 इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे, गेन करने पड़ेंगे। तो इसकी वैलेंसी क्या रहेगी, 3 रहेगी, बट नेगेटिव में रहेगी। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 8 है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है इसके, 8 है। 8 है तो देखिए फर्स्ट क्लास में वही 2, बाकी 6 कहाँ जाएंगे, नेक्स्ट क्लास में जाएंगे। अब इसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो इसकी वैलेंसी क्या रहेगी, -2। अब बात करें फ्लोरीन की, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, 9। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स तो इसके अंदर आ गए, बाकी कहाँ जाएंगे, 7 नेक्स्ट क्लास में जाएंगे। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करना होगा इसे। तो इसकी वैलेंसी क्या है, 1 है। अब बात करें नियोन की, नियोन का एटॉमिक नंबर क्या है, 10 है। 10 है तो ये क्या होगा, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 यहाँ पे और 8 नेक्स्ट में। ठीक है, ये नेक्स्ट में चला गया। अब बताइए इसे क्या कोई इलेक्ट्रॉन की जरूरत है देने की या लेने की, नहीं, इसका ऑक्टेट तो ऑलरेडी कंप्लीट है, तो इसलिए ये क्या वैलेंसी शो करेगा, 0। अब हम देखते हैं रासायनिक सूत्र लिखना। हमने इसके अंदर वैलेंसी मतलब संयोजकता की बात कर ली है, अब इसके अंदर वही वैलेंसी काम आने वाली है। ठीक है, तो इसके कुछ रूल है, 3 रूल्स है। वो 3 रूल्स क्या है, पहले रूल में ये क्या कहता है कि जो संयोजकता है, या संयोजकता को ही हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं, वो संतुलित होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। कैसे, माने हम बात कर रहे हैं H2O की बात कर रहे हैं, नहीं पहले NaCl की बात करो आप, NaCl की, इसकी संयोजकता क्या है, +1, और इसकी संयोजकता क्या है, -1। तो दोनों की संयोजकता क्या है, संतुलित है, इसीलिए इसका फॉर्मूला है NaCl। इनकी जो संयोजकता है वो क्या होनी चाहिए, संतुलित होनी चाहिए। अब बात करिए H2O की, हमें पता है H की संयोजकता क्या है, 1, और O की क्या है, -2। ये तो 1 है और ये -2 है। अगर यहाँ पे HOH होता तो ये क्या थी, संतुलित नहीं थी, पर यहाँ पे H2O है, तो 2H की संयोजकता क्या हो गई, 1 है, तो 2 की क्या हो गई, +2। तो इनकी संयोजकता क्या है, संतुलित है, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या है, H2O। मतलब किसी भी यौगिक के अंदर जो परमाणुओं की संयोजकता होती है वो क्या होनी चाहिए, संतुलित होनी चाहिए। ये इसका फर्स्ट पॉइंट है, रासायनिक सूत्र लिखने में हमें ध्यान रखना होगा। फिर दूसरा क्या कहता है कि कोई भी यौगिक है हमारे पास, किसी यौगिक में अगर धातु और अधातु है, क्या प्रेजेंट है हमारे पास, धातु, एक धातु है और मानी दूसरी क्या प्रेजेंट है हमारे पास, अधातु। तो धातु की नेमिंग पहले होगी, धातु को पहले लिखा जाएगा और अधातु को बाद में लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप NaCl को ही ले लो, इसमें सोडियम क्या है, धातु है, और Cl क्या है, अधातु है। तो इसको क्या लिखा हमने, पहले धातु को, और Cl को क्या लिखा, बाद में। इसी तरह आप एग्जांपल ले लो CaO का ही ले लो, Ca कैल्शियम धातु है, O क्या है, अधातु है। इसी तरह आप FeS का भी ले सकते हो, किसी का भी ले लो आप एग्जांपल। जो भी धातु और अधातु से मिलकर यौगिक बना है उसमें धातु को पहले लिखा जाएगा और अधातु को बाद में लिखा जाएगा। ठीक है, और अब तीसरा रूल क्या कहता है कि हमारे पास कोई यौगिक ऐसा है जिसका हमें फॉर्मूला लिखना है और उसके अंदर एक बहुपरमाणुक आयन है, मतलब जिसके अंदर एक पॉली एटॉमिक आयन प्रेजेंट है। तो उस पॉली एटॉमिक आयन को लिखने के लिए हमें ब्रैकेट का प्रयोग करना पड़ेगा। पॉली एटॉमिक आयन, बहुपरमाणुक आयन का एग्जाम्पल ले लो, एक OH, ये बहुपरमाणुक आयन है ना, ये देखो नेगेटिव, इसमें एक से ज़्यादा परमाणु प्रेजेंट है। ठीक है, ये बहुपरमाणुक आयन है। किसी फॉर्मूले में अगर OH प्रेजेंट है और मानो वो फॉर्मूला है CaOH2, ये बहुपरमाणुक आयन इसके अंदर है, तो इसको हमें कोष्टक के अंदर लिखना होगा, इसे हमें ब्रैकेट के अंदर लिखना होगा। ऐसे नहीं लिख सकते CaOH2,
तो इससे हमें क्या दिखेगा कि H2 है, ये थोड़ी पता चलेगा कि OH2 है। तो जो बहुपरमाणुक आयन होगा उसे किस में लिखेंगे, कोष्टक में लिखेंगे, जिससे हमें पता चले कि ये OH2 है ना कि H2 है। ठीक है। और फिर ये कहता है कि अगर ये जो बहुपरमाणुक आयन है ये सिर्फ एक है, यहाँ पे कितने थे, 2 थे, अगर एक प्रेजेंट है ना तो लिखने की जरूरत नहीं है ब्रैकेट को। एग्जाम्पल ले लो आप NaOH का, इसमें बहुपरमाणुक आयन है OH, ये सिर्फ एक है तो इसमें लिखने की जरूरत नहीं है ब्रैकेट में। जब एक से ज्यादा होंगे तो उन्हें किस में लिखेंगे, कोष्टक यानी ब्रैकेट में लिखेंगे। अब हम कुछ फॉर्मूलों के एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम फॉर्मूला बनाना सीखते हैं कि उन्हें बनाते कैसे हैं। ठीक है। वैसे तो वैलेंसी मैंने आपको बता दिया है कुछ कि इनकी परमाणुओं की वैलेंसी मैंने आपको बता दी है, वो आपने लर्न कर ली होगी। अब जो भी आगे आते जाएंगे, जो भी एटम आगे आते जाएंगे उनको आप लर्न करते जाना कि उनकी वैलेंसी क्या है। अब देखिए, सबसे पहले अगर हमें हाइड्रोजन और क्लोरीन का यौगिक बनाना है, इसका कंपाउंड बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। पहले बताओ, हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है 1, क्लोरीन की क्या है -1। तो ये क्रिस क्रॉस मेथड होता है कि इसकी वैलेंसी को इससे मल्टीप्लाई, इसकी वैलेंसी को इससे मल्टीप्लाई। तो फॉर्मूला क्या बना, H, नेगेटिव पॉजिटिव को नहीं देखना यहाँ पे, H और ये Cl, इसका फॉर्मूला बन गया HCl। अब बात करें इसकी, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है +1, यहाँ पे सल्फर की वैलेंसी क्या होती है -2 होती है। अब देखो क्रिस क्रॉस मेथड से इसकी वैलेंसी को इससे मल्टीप्लाई, इसके को इससे मल्टीप्लाई, H2S, इसका फॉर्मूला क्या हुआ H2S। अब एग्जांपल लेते हैं CCl4 की, हमने अभी किया था। कार्बन की वैलेंसी क्या होती है 4 और क्लोरीन की क्या होती है -1 होती है। तो देखिए CCl4, CCl4। अब देखिए एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का फॉर्मूला हमें लिखना है। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होती है, इसकी वैलेंसी होती है +3। ये जो आते हैं नए नए एटम, उनकी वैलेंसी नोट कीजिए और लर्न कर लीजिए। और ऑक्सीजन की क्या होती है -2 होती है। इनको फिर वही क्रिस क्रॉस मेथड, Al2O3, ये आ गया इसका फॉर्मूला। अब देखिए कैल्शियम की वैलेंसी क्या होती है, कैल्शियम की वैलेंसी होती है +2 और OH की होती है -1। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, CaOH2। वही रूल है, अगर OH मतलब बहुपरमाणुक एक से ज़्यादा है तो उसे किस में लिख रहे हैं, कोष्टक में लिख रहे हैं। अब देखिए Na की क्या होती है +1 होती है, CO3 की होती है -2 होती है। इनको इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, Na2CO3, ये आ गया फॉर्मूला।